हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे थे, वह है क्या? प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। अभी तक 10 पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। आज मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, कुछ उसी अंदाज में। आज फिर कुछ नए कंसेप्ट, नए चीज़ सीखने को मिलेंगे आपको। कृपया करके आप इस वीडियो को आखिरी तक, पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आप एक भी कंसेप्ट मिस न करें, ठीक है ना। आइए, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आगरा इज नोन ब्लैंक द ताजमहल। आगरा इज नोन ब्लैंक द ताजमहल, ठीक है ना। आगरा जाना जाता है, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ? आगरा जाना जाता है ताजमहल के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा हुआ है, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। शी इज नोन मी, वह मुझे जानती है, मैं या वो मेरे से क्या है? परिचित है। अब ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया दोस्तों? इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये समझ में आ रही है बात, वह बात ये है क्या कि यदि नोन, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमारा वर्ड है, एक वर्ड है नो, ठीक है ना। एक वर्ड नो यूज किया गया यहाँ पे, जिस वर्ड का मतलब हुआ जानना, ठीक है। जिस वर्ड का मतलब हुआ जानना। यदि किसी सेंटेंस में, वो भी सेंटेंस कैसा होगा? यदि किसी सेंटेंस में नो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और किस सेंस में? जानने के सेंस में, और उसका फॉर्म जो होगा जानने के सेंस में होगा, प्लस उसका फॉर्म जो होगा वह एक्टिव फॉर्म होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जब लिखा गया है और वहाँ पे नो लिखा, मतलब नो वर्ड यूज किया गया, तो एक्टिव वॉइस में नो के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में नो के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज नोन मी, अब यहाँ भी नो ही है, बट क्या क्या? नो का थर्ड फॉर्म, यानी फॉर्म चेंज कर दिया ना। यहाँ V1 फॉर्म में है और यहाँ थर्ड फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी V1 से चेंज होकर थर्ड में आ गया, तो यह थर्ड हो गया, यानी मतलब कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया, मतलब यदि वॉइस की बात करें तो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। तो हमें ये रूल समझ में आया कि यदि किसी सेंटेंस में नो यूज किया गया हो भी थर्ड फॉर्म, यानी इन द पैसिव फॉर्म ना, पैसिव फॉर्म में, तो वहाँ पे नोन के साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन? टू प्रीपोजिशन। नोन टू मी, शी इज नोन टू मी, वह मुझे जानती है, मेरे से परिचित है। यानी कि यहाँ पे जो नोन है, नोन परिचित के सेंस में यूज किया गया। किस सेंस में? परिचित के सेंस में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो V1 फॉर्म में है, यह किस सेंस में है? तो यह सिर्फ जानने के सेंस में है, जानना, ठीक है, जानने के सेंस में ना। तो जब जानने के सेंस में रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, नो प्रीपोजिशन, ठीक। नो प्रीपोजिशन, एक भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी प्रीपोजिशन का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके कंसेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। यानी कि नो जो वर्ड है उससे दो सेंस में यूज किया जाता है। नो वर्ड को कितने सेंस में यूज करते हैं हम लोग? दो सेंस में करते हैं। एक होता है जानने के सेंस में, जानना यानी जान पहचान होना, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? एक जान पहचान होना। जान पहचान, या किसी को पहचानना, जानना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जान पहचान के सेंस में जब यूज किया जाता है नो वर्ड, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन? टू का। नो वर्ड का प्रयोग जानने या पहचानने के सेंस में किया गया हो तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है, टू प्रीपोजिशन। बट यदि नो वर्ड का यूज KNOW ना, नो मतलब जानना, नो वर्ड जो है इसका यूज किया गया इन द सेंस ऑफ
फेमस, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु प्रसिद्ध है, फेमस है, जाना जाता है किस सेंस में, यानी कह सकते हैं ना, किस सेंस में, जाना जाता है किस सेंस में यदि यूज किया गया हो नो का, तो वहां पे हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। याद रखना बात को कि यदि सिर्फ जानने या पहचानने के सेंस में यूज करना है नो वर्ड, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे, वो भी किस फॉर्म में, जब पैसिव फॉर्म में होगा तब, पैसिव वॉइस में होगा तब, ठीक है। एक्टिव वॉइस में रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। बट यदि नो का प्रयोग किया गया हो प्रसिद्ध के सेंस में, प्रसिद्ध होना, फेमस होना, जाने जाना, ठीक है ना, जाना जाता है के सेंस में, तो वहाँ पे हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब आइए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आगरा इज नोन द ताजमहल, आगरा ताजमहल को जानता है या आगरा ताजमहल के चलते जाना जाता है या ताजमहल के कारण जाना जाता है, क्या इसका सेंस होगा, तो ताजमहल के कारण जाना जाता है या ताजमहल के लिए जाना जाता है। यदि आगरा में ताजमहल नहीं होता तो शायद आगरा को आज हम लोग इतना जितना फेमस कर दिया, जितना फेमस है, जितना अच्छे से उसको जानते हैं पूरे विश्व में लोग, उतना अच्छा से नहीं जान पाते। क्योंकि हमारे ही शहर में बहुत, हमारे ही देश में बहुत ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती है। लेकिन ताजमहल होने के कारण आगरा को हर एक बच्चा, बूढ़ा, हर एक व्यक्ति समझता है, जानता है, ठीक है ना। यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किस सेंस का बात है, तो यहाँ पे प्रसिद्ध होने का सेंस है, फेमस होने का सेंस है, जाना जाता है के सेंस में है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, वह प्रीपोजिशन होगा क्या, फोर, प्रीपोजिशन फोर, ठीक है। चलिए, क्योंकि यह फेमस के सेंस दे रहा है, यानी कि क्या हुआ कि आगरा जो है सो ताजमहल के लिए फेमस है, ताजमहल के कारण फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये तो हो गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ तक की बात कर लिया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टील इज मेड ब्लैंक आयरन, स्टील इज मेड ब्लैंक आयरन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, इस सेंटेंस को पढ़ने से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वह है क्या, देखेंगे, स्टील इज मेड ब्लैंक आयरन। अब इसका समझने की कोशिश करना कि यदि जब भी कोई वस्तु क्या है, बनता है, यानी एक वस्तु से कोई दूसरा वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पे ध्यान देंगे क्या, शेप एंड नेचर, क्या है बात, शेप एंड नेचर। यदि किसी वस्तु में, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु का शेप और नेचर दोनों बदल जाए, यदि किसी वस्तु का शेप और नेचर दोनों बदल जाए, तो वहाँ पे हम उसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कब, जब उसका शेप तथा नेचर, प्रकृति दोनों ही बदल जाए। टिक लगा, सही का साइन लगा हुआ, मतलब क्या, ये बदल जाना, ठीक है ना, दोनों साथ साथ बदलेंगे, शेप बदलेगा तो उसके साथ नेचर भी बदल जाएगा, तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करेंगे। बट यदि किसी सेंटेंस में जब कोई वस्तु यूज किया गया और उसका सिर्फ शेप में परिवर्तन होगा, बट उसकी नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात में आया, जब शेप बदले और नेचर में कोई परिवर्तन न हो, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव ना आए, तो वहाँ पे हम सिर्फ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, स्टील इज मेड ब्लैंक आयरन, स्टील आयरन से बनता है। तो जब स्टील आयरन से बनता है तो वहाँ पे आयरन का प्रकृति मीन्स नेचर एंड उसका शेप दोनों ही चीज़ बदल जाता है ना। क्योंकि आयरन, लोहा जो है हम लोग देखते हैं ब्लैक होता है और स्टील होता है वाइट, उजला, ठीक है ना। तो उसका सब कुछ बदल गया, उसकी सब क्वालिटी, उसकी नेचर, उसका शेप सब बदल जाने के कारण वहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, वह होगा फ्रॉम। कौन सा प्रीपोजिशन, फ्रॉम यूज करेंगे हम लोग। यानी कि आंसर हमारा होगा क्या कि स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। स्टील किस चीज़ से बनता है, आयरन से बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, दिस टेबल इज मेड ब्लैंक वुड, दिस टेबल इज मेड ब्लैंक
वुड। यह टेबल क्या चीज़ से बना है भाई? तो यह टेबल लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब लकड़ी का बना हुआ है बात करें दोस्तों, तो जब टेबल लकड़ी से बनता है ना, तो वहाँ पे उसमें सिर्फ एक चीज़ बदलता है, लकड़ी का शेप में परिवर्तन करते हैं, शेप बदलता है, बट उसका नेचर में कोई परिवर्तन है। वो लकड़ी था, लकड़ी ही रह जाता है, ठीक है ना। इसकी यानी कि नेचर में कोई परिवर्तन ना होने के कारण यहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे वह कौन सा करेंगे? ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि उसका सिर्फ शेप में बदलाव तो आया, बट उसकी नेचर में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से हम वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, कर्ड इज मेड ब्लैंक मिल्क। दही बनता है क्या से? दूध से। तो जब दूध से दही बनता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस दूध का नेचर तथा शेप, नेचर एंड शेप दोनों ही बदल जाता है। क्या होता है? दोनों के दोनों ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है ना। क्योंकि दूध से दही में बनना जब होता है बात, तो दूध का नेचर एंड शेप दोनों बदल जाता है, और इसीलिए जब दोनों बदल जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा वह होगा फ्रॉम, ठीक है। क्या यूज होगा? फ्रॉम। मतलब कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बनता है। यहाँ पे कंसेप्ट वही लिखा हुआ है कि शेप और नेचर दोनों ही बदल जाएं, प्लस मेड लगा हुआ हो उसमें, उसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा हमारा वह होगा फ्रॉम। जब शेप एंड नेचर दोनों बदलेगा, शेप और नेचर दोनों में से एक बदलेंगे, शेप बदलेगा, नेचर में कोई बदलाव ना हो, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसको एक बार जल्दी से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूँ। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? राजू स्वयं ब्लैंक द रिवर टू रीच हिज विलेज। राजू क्या किया? अपने गांव पहुंचने के लिए क्या किया? स्वयं किया। स्वयं मतलब तैरा, है ना। तो यहाँ पे नदी में वो तैर रहा है। अब नदी में ही तैर रहा है, या नदी में तैर के इस पार से उस पार हो गया, या फिर नदी में कूदा, किस सेंस में बात हो रहा है? तो वह अपने गांव, देखिए टू रीच हिज विलेज, अपने गांव जाने के लिए, यानी कि इसमें हमें ये बात समझ में आता है कि वह नदी में तो तैर रहा था, लेकिन किस लिए? अपने गांव जाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने गांव जा रहा होगा, और उसके गांव जाने के बीच, रास्ते में बीच में एक नदी पड़ता होगा जिसको वह तैर कर पार किया, है ना। तो पार करना मतलब क्या? एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर जाना। बात समझ में आ रही है? एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर करके जाना। तो यहाँ जब एक किनारे से दूसरे किनारे तैर कर जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक किनारे से दूसरे किनारे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ये बात मैं आपको पहले ही पार्ट में बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए क्या है? अक्रॉस का प्रयोग करेंगे जब इस किनारे से उस किनारे तक जाना हो तब। यदि यहाँ पे होता क्या कि वह नदी में तैर रहा है, यानी नदी में ही तैर रहा है, तो नदी के अंदर ही जब तैर रहा है तो इन द रिवर होता, क्योंकि वो नदी के अंदर है, ना इस पार है ना उस पार है। बट यहाँ पे उसके अंदर तैर नहीं रहा है, तैर के पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन अक्रॉस यूज करेंगे, हमारा अक्रॉस द रिवर। अब क्या हमारा आंसर बना? राजू स्वयं अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज विलेज। राजू नदी के इस किनारे से उस किनारे तक, या इस छोर से उस छोर तक तैरा, क्यों? अपने गांव पहुंचने के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, शी इज अफ्रेड ब्लैंक थिप्स। शी इज अफ्रेड ब्लैंक थिप्स। अब यहाँ पे देखें क्या वह चोरों से डरती है। तो चोर से डरने के जब सेंस बात आएगा तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जब अफ्रेड का बात करें दोस्तों, क्या है एक कंसेप्ट हमारा तैयार होता है इसके लिए। जब भी किसी सेंटेंस में दिया रहे आपका अफ्रेड या फिर अस्केयर, ठीक है ना, अस्केयर, जब भी किसी सेंटेंस में अफ्रेड रहे या फिर अस्केयर रहे, तो इनके साथ सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं एफ पी,
फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है ना, फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। अफ्रेड और स्केयर के लिए फिक्स प्रीपोजिशन है जो हम लोग यूज करते हैं, और वह है ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में अफ्रेड लिखा हो, अफ्रेड वर्ड लगा हुआ मिले या फिर स्केयर वर्ड लगा हुआ मिले, तो हमें ये समझना है कि इसके साथ जब भी प्रीपोजिशन यूज होगा तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ में हमारा क्या होना है? ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। सी इज अफ्रेड ऑफ थीव्स, वह चोरों से डरती है, घबराती है, ठीक है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हमारा है क्या? ही डिड नॉट एग्री ब्लैंक मी। ही डिड नॉट एग्री, ब्लैंक है, खाली जगह है, मी। अब यहाँ पे बात क्या रहा है कि वह मेरे से सहमत नहीं है या मुझे मेरी बातों से है, हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी सेंटेंस में बात किया जाए क्या, ये देखिए एग्री, इस वर्ड का यहाँ पे हम कंसेप्ट तैयार करें क्या? एग्री वर्ड, है ना। जब भी किसी सेंटेंस में एग्री शब्द दिया हुआ रहे, और एग्री शब्द किस सेंस में? एग्री यानी कि कोई पर्सन, कोई पर्सन के साथ एग्री होना हो, तब क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और यदि एग्री होना है किसी मैटर से, कोई मुद्दा है उससे, या कोई प्रपोजल से, या किसी का व्यू से, थॉट, विचार से ना, तो इन हालातों में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ध्यान देना है दोस्तों क्या, कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी पर्सन के साथ, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी मतलब कहीं भी अगर हमारा एक वर्ड मिल जाए एग्री, और एग्री मतलब सहमत होना, राजी होना, ठीक है ना। तो किससे? यदि किसी पर्सन से सहमत होना है, राजी होना है, तो वहाँ पे पर्सन के साथ होना है, तो हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होता है वह होता है विथ। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा वहाँ पे? पर्सन के साथ रहे तो विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और यदि किसी मैटर या कोई प्रपोजल या कोई व्यू के साथ होना है सहमत, तो वहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा वह होगा टू। कौन सा होगा दोस्तों? टू, ठीक है ना। टू प्रीपोजिशन यूज किए जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या? ही डिड नॉट एग्री, ही डिड नॉट एग्री मी। अब यहाँ पे बोल रहा है मी। अब इस मी को देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या यह एक कोई मैटर है, या फिर यह कोई प्रपोजल है, या कोई व्यू है? नहीं, यहाँ पे मी को देखने से हमें एक समझ में आ रहा है सेंस, वह है क्या? पर्सन, यानी कि कोई पर्सन की बात कर रहा है। तो जब पर्सन की बात करेंगे तो हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? वह होगा विथ। चलिए, वेरी नाइस, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ही डिड नॉट एग्री विथ मी, वह मेरे से सहमत नहीं है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट एग्री ब्लैंक हिज प्रपोजल। अब यहाँ तो मैंने आपको जैसे कंसेप्ट तैयार किया है, मैटर, प्रपोजल, व्यू के साथ टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, वह आपका सामने स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है प्रपोजल, यानी क्या कि इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, वह कौन सा प्रीपोजिशन यूज होने वाला है? टू प्रीपोजिशन। आई डिड नॉट एग्री टू हिज प्रीपोजिशन, प्रपोजल। हम उसके प्रपोजल से क्या है? सहमत नहीं है, है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आई नो माया इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन देखकर हमें समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बदल गया है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, कंसेप्ट बदल गया। आई नो माया इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स, मैं जानता हूँ कि माया क्या है? शौकीन है। अब देखिए, जब फॉन्ड वर्ड आता है तो फॉन्ड से भी कंसेप्ट तैयार होता है हमारा। वह कौन सा कंसेप्ट है? फॉन्ड। फॉन्ड मतलब क्या? शौकीन। अगर फॉन्ड वर्ड यूज किया गया कहीं पे, किस सेंस में? शौकीन के सेंस में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन होगा, तो फॉन्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं। फॉन्ड जब भी किसी सेंटेंस में दिया रहे तो उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, और वह है ऑफ। कौन सा है? ऑफ प्रीपोजिशन है, जो कि फिक्स है, यह हमेशा फॉन्ड के साथ यूज होता ही होता है। एफ पी मतलब फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक, शौकीन के सब सेंस में। बट इसी का यदि फॉर्म चेंज कर दे, क्या लिख दें? फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब लगाव,
लगाव के सेंस में, ठीक है ना, किसी चीज़ से लगाव है तो वहाँ पे भी फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, और वह क्या है, फॉर, ठीक है, कौन सा, फॉर, यह भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही यूज होता है यहाँ तक, क्लियर। यानी कि फाउंड, किसी सेंटेंस में फाउंड वर्ड दिया है शौकीन के सेंस में, तो हम उसके साथ फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यदि उसका फॉर्म चेंज कर दे, फाउंडनेस कर दे, तो यहाँ पे लगाव के सेंस में आएगा बात, और जब लगाव का बात करेंगे तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन फॉर यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन, फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आई नो माया इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स, मैं जानता हूँ कि माया है क्या चीज़, शौकीन, यहाँ पे शौकीन की बात करा है, ठीक है ना, स्वीट्स का, मिठाई का। तो जब शौकीन की बात करें तो फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है। अगला देखते हैं, आई कांट डिनाई माई फॉन्डनेस म्यूजिक। अब यहाँ पे फॉन्डनेस वर्ड यूज हुआ, मतलब क्या, लगाव, मैं अपने म्यूजिक से लगाव है मेरा, मतलब कहने का मतलब क्या, कि म्यूजिक से मेरी लगाव है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगाव के सेंस में यूज होना है, इसलिए प्रीपोजिशन फॉर यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। तब तक फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।